नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। यादव सिंह को लेकर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण आखिर किसके दबाव में हैं? शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने करीब आधे घंटे तक रमा रमण को बंधक बनाकर रखा। यादव सिंह से जुड़े हुए कई सवाल रमा रमण से बीजेपी नेताओं ने पूछे, लेकिन चेयरमैन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो चुप्पी साधे रहे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के रमा रमण से सवाल जवाब की अनकट तस्वीरें। इस अवधि में घोटाले कब से प्रारंभ हुए, जो अब तक खुले घोटाले हैं, उनका संग जरा सा बता दें कृपा करें। आदरणीय वाजपेयी जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो धारणा के आधार पर होती है। जब भी इस तरह की बात सामने आई कि किसी उसमें घोटाले हो, उसकी विधिवत जांच की, सीबीआई ने जांच की, उसमें जांच की, और जो अल्टीमेटली उसके लिए आती है कि प्रक्रिया ऐसी है, प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। और उसमें जो शुरुआत में मीडिया के स्तर से जो बातें बढ़ा चढ़ा के मन गढ़ बहुत सारी बातें, देखिए यही रुक जाइए चेयरमैन साहब, तो इसलिए हम आपका ये प्रभाव सुनने नहीं आए, बिल्कुल साफ सुन लीजिए। हमने प्रश्न पूछा कि इस अथॉरिटी में घोटाले कब से शुरू हो, सन बता दीजिए बस। और आपके कार्यकाल में रहते हुए अभी सच है या झूठे, तो बात जांच बताएगी कितने घोटाले और उनका अमाउंट। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना है, मैं पूरे अपने आत्मबल से संबंध रखने लगा हूँ। मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ जो कि कोई उस पर उंगली। ये केबिल वाला जो घोटाला है, सीबीसीआईडी ने मई 2012 में इस पर सीबीसीआईडी जांच इंस्टीट्यूट की फाइनल रिपोर्ट लगा दी। लोकायुक्त ने भी कहा कि नोएडा ने अपनी भूमियां बेच ली हैं, अब तो ये मुनाफे का इसमें कोई घपला नहीं है। ठीक, दो बातें हमारे सामने रखी है। ये जो कुछ संपत्ति निकली है, तो किस कार्यकाल में? देखिए, उसकी भी जांच हो रही है ना, अभी उससे किसी भी तरह की। अरे उसे मौका तो दे रखा चेयरमैन साहब आप लोगों ने, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं करा। चेयरमैन ने आपकी लिमिटेड भ्रष्टाचार खुला है तो उसे गिरफ्तार तो कराइए। 11 दिन बाद निलंबित कराया शासन से। दो एजेंसियां जांच कर रही है, इनकम टैक्स जांच कर रही है, इनकम टैक्स करेगा, संपत्ति की जांच। वो जो डायरी मिली है जिसमें राजनेताओं के नाम है, राजनीतिक दलों के नाम है, ब्यूरोक्रेट के नाम है, उसकी जांच वो करेंगे। एजेंसियां जांच करी, जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक उस पर कोई भी किसी भी तरह का इस तरह का निर्णय लेना, एजेंसी जांच करिए। हम लोग तो मांग भी नहीं करेंगे जांच होनी चाहिए। हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, तो फिर आप हमें कम से कम देखिए मत सुनिए। चेयरमैन साहब हमारी बात सुनिए, ईमानदारी सुन लीजिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस जांच में और हमारे तथ्यों के, हमारे आने के इसको सदारत करेंगे, मदद करेंगे। इस तरीके से अगर धृतराष्ट्र की भूमिका रहेगी और नीचे सब कुछ होता रहेगा। राय साहब क्या है आपके यहाँ, कब से हैं, क्या काम है उनकी जिम में? उनका साला भी यहाँ ठेकेदारी कर रहा है, क्या कर सकता है? क्या किसी का विषय है? और यादव सिंह की डिग्री जामिया की है, जामिया का प्रोफेसर का बेटा किस प्रक्रिया से यहाँ तैनात हुआ? अब हमसे अगर पूछना चाहेंगे तो इतने प्रश्न खड़े करेंगे हमारे, फिर वो करना ही जाएगी। हम तो आपसे कुछ पूछ ही नहीं, आप नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप हमको और कौन देगा? सैद्धांतिक पीछे भी कोई मानी जाएगी। लेकिन अगर आज जनमानस में कोई परसेप्शन प्रिवेल किया है, तो उस परसेप्शन के आधार पर अगर हम आपके पास आएंगे तो आप हमारा समाधान करेंगे नहीं करेंगे? तो भी करिए ना। और आपने क्या किया इसमें, प्रक्रिया कोई आपने क्या किया? यही जो प्रकरण आपके सामने लाया जा रहा है, वो तो उसे देखो, विधायक जी उसे छोड़ रखा है, उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे। तथ्यों को मिटाने के लिए उसे छोड़ रखा है कि मिटाता रहे तो, और ईडी आयकर विभाग में बाद में तो क्लीन चिट ले लियो, मिटाता रहे, मिटाएगा बस। ऐसी बात नहीं। देखिए, जो मेरे कार्य अधिकार क्षेत्र में, मुझे मेरे अधिकार क्षेत्र। अरे आप देखिए एक मिनट, आप क्या राकेश बहादुर रहे, आप क्या संजीव शरण रहे? सरकारी नौकर अधिकारी को तो जब सरकार ट्रांसफर कर दे तो हटना चाहिए, लगे डटे रहे। जब हाईकोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तब हट के गए, तो भी ऐसी जगह बैठाए गए ले जाकर कि वहां से बिठा के चलछे में रखेंगे अपने काम को। आज भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर महीनों से हुए पड़े, आज भी डटे हुए हैं, आज तक भी आपने रिलीव करके यहाँ नहीं भेजे। सबसे बड़ी बात है, आप इतना मीठा बोल रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ तैयार हो गया मीठा बोलने के लिए। ये बोला नहीं चाहते, उसको बताना नहीं चाहते। इस अथॉरिटी का इतिहास है, राजीव कुमार, राजेश प्रकाश, राकेश बहादुर, संजीव शरण, अखिलेश सिंह, पीसी गुप्ता यमुना,
पीके अग्रवाल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हम तो आज संतुष्ट होकर जाएंगे नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं सोएंगे रात को, कोई हमें दिक्कत ना नहीं। अगर सर हम एक आंकड़ा बता रहे हैं, उससे आप नकार सकते हो तो नकार देना, फिर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति को लुकआउट नोटिस जारी हो, ठीक, उसके बाद वो बरामद मतलब आ गया, पुलिस में तो गया नहीं, सीधे समाजवादी पार्टी की सरकार ने ढूंढकर रमन जी को सौंप दिया और उसकी तैनाती 3 अथॉरिटी ने एक साथ एएनसी के रूप में कर दी। वो लुकआउट नोटिस का क्या अर्थ रह गया? संविधान के आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधानों का क्या अर्थ है? देखिए, दूसरी बात, इस व्यक्ति को, ये तो आपके कार्यकाल में लुकआउट नोटिस आपके संज्ञान में था, उसके बाद आपने तैनाती कैसे दी? आपने आपत्ति क्यों नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप हमसे जबरदस्ती गलत काम क्यों करा रहे हैं? एक चीज इसमें और जोड़ लें, ये बताइए, जवाब ले साहब, जवाब भी दे जरा। इसी में एक बात, क्या कोई विभागीय इंक्वायरी यादव सिंह के खिलाफ चल रही है? चल रही। विभागीय इंक्वायरी कितने दिन पहले सेटअप हुई थी, उसका रिजल्ट क्या है? विभागीय कार्रवाई अभी जब निलंबन, अभी जब छापा पड़ा जब निलंबन हुआ तो विभागीय कार्रवाई सेटअप की गई है। नहीं, 2011 से ये विवादित हैं। 2011 से जब प्रकाश में आया मैटर, ये निलंबित थे। वर्तमान सरकार जिस समय आई उस समय भी ये निलंबित थे, उस वक्त भी विभागीय इंक्वायरी मेरी जानकारी में, मैंने पेपर तो नहीं देखे, लेकिन उस वक्त भी मेरी जानकारी में यह है कि विभागीय इंक्वायरी इनके खिलाफ पेंडिंग थी और विभागीय इंक्वायरी इनके खिलाफ कंक्लूड नहीं की गई। विभागीय इंक्वायरी अगर कंक्लूड नहीं की गई तो उसकी भी वजह होगी। भाई हम कोई विभागीय राजनीतिक दबाव में लखनऊ की सत्ता का कोई विभागीय इंक्वायरी सेटल कर दे, तुम्हें टाइम फ्रेम देते हैं भाई 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट दे। वो रिपोर्ट आई नहीं आई, उसमें कंक्लूड क्या किया गया? पहले रेड कॉर्नर लुकआउट नोटिस, उसमें वो तब जारी हुई थी जब वो सीबीसीआईडी की जांच चल रही थी। सीबीसीआईडी ने जांच अपनी कंक्लूड करके उस पर फाइनल रिपोर्ट सीबीसीआईडी की जांच जो भी कोर्ट से एक्सेप्ट हो गई, तो उस नोटिस का फिर जब वो एफआईआर दर्ज हुई, उसी में जब फाइनल रिपोर्ट हुई, चेयरमैन साहब एक बात बताया, एक व्यक्ति के खिलाफ 2011 की विभागीय जांच, एक व्यक्ति की स्थिति आती है लुकआउट नोटिस जारी होता है, एक व्यक्ति के खिलाफ सीबीसीआईडी में जांच होती है, एक व्यक्ति के खिलाफ लोकायुक्त जांच करता है, ये सब चीजें रिपोर्ट। इसके बाद भी आप जैसे अधिकारी के मन में ये बात नहीं आता कि भाई इसे कम से कम काम से दूर रखो, है, और इस हाला बवाल का है अपने पास को रखा। कह देते उन राजनेताओं से कि अपना पीएस बनाकर रख लो, अपना दलाल बनाकर वहीं पर। एक ही प्रकरण है, एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो सीबीसीआईडी ने जांच की और उसमें अब ये पैसा कहाँ से आया, अब ये संपत्ति कहाँ से आई, उस पर सीबीसीआईडी की जांच ठीक है तो उस मामले में उसके टाइम पे 1 रुपये का भी भुगतान नहीं होता। देखिए कोई उसमें प्रक्रियात्मक दोष हो सकता है, इसके आधार पर मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, मई 2012 नहीं हुआ था, मई 2012 में 1000 करोड़ की घोटाले की एफआईआर होती है, उसका क्या था? सुन लीजिए, 1000 में है, बिना प्रक्रिया के काम प्रारंभ कर दिया था, ये अनियमितता नहीं थी। सीबीसीआईडी ने इस पर तो रिपोर्ट देनी चाहिए थी, कोई प्रक्रिया नहीं। ये सारी जिम्मेदारी सीईओ की होती है, आपने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की अपने स्तर से? उसकी विभागीय जांच, विभागीय कार्रवाई चल रही है ना, उसको समय भी तो कुछ होगा। नहीं वो हम सब एफआईआर कब दर्ज कराएंगे आप? वो तो आप राजनीतिक आंकड़ों की तरफ देख रहे हैं, इन जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे। जामिया के प्रोफेसर का बेटा कौन है, आपके नौकरी में किस प्रक्रिया से रखा गया? अब जानकारी आपको नहीं है तो फिर क्या है फायदा? अभी करवा लीजिए, अभी जानकारी करवा लीजिए, अपना स्टाफ जानकारी करवा लीजिए। इंजीनियरिंग की कराई, डिप्लोमा से इंजीनियरिंग कराई, उसका बेटा यहाँ पर बदले में नौकरी पर रखा गया। वो प्रोफेसर कौन है, उसका बेटा कौन है और किस प्रक्रिया से रखा गया, बता दीजिए हमें। ऐसा लगता है टेंशन नहीं, वो तो सबके ऊपर हावी अकेला ये भी शामिल है। सामान्यतया होता यह है कि अगर किसी के खिलाफ विभागीय इंक्वायरी होती है तो उसको कम से कम इम्पोर्टेंट पोस्ट से तो रिलीज किया जाता है। आप जैसे आदमी आपसे ईमानदार कह रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप कहते थे ठीक है मुझे हटा दीजिए, मैं इसको तैनाती नहीं दूंगा, ये सांस क्यों नहीं जुटा?
क्या मजबूरी थी? अरे आपको तो कार कोठी बंगला चाहिए, वो मिलेगा, अड़दली मिलेगा, यहाँ रखे हैं वहाँ रखे हैं। एक मिनट में अच्छा भाई साहब बोलिए। नहीं अभी उसका जवाब आने दो। माननीय एक बात खन्ना जी ने उठाई, मैंने उसको उठाया आगे कि एक व्यक्ति जब विभिन्न प्रकार के अपराधों का दोषी पाया जा रहा है, जांचें हो रही हैं, तब क्या मजबूरी है कि उसको क्राइम पोस्ट दिया है? ऐसे व्यक्ति को नौकरी भले दे दो, लेकिन दफ्तर दाखिल करके रखा जाता है। नहीं भाई साहब, इसमें और हमें थोड़ा सा और इसमें जोड़ूं, थोड़ा और जोड़ूंगी। आपको मालूम है कि उसने बिना प्रक्रिया की ठेका दे दिया, ये भी डालने बात पड़ेगी। एक मिनट, मुझे अपनी बात कह रहे हैं। FIR का कोई मतलब नहीं, पुलिस का कोई मतलब नहीं है। टेक्निकली ठेके की प्रक्रिया आप जानते हैं, ठेका प्रक्रिया पूरे किए बिना काम शुरू करा दिया गया, काम के बीच में ठेके की प्रक्रिया की गई, केबिन डालने का ठेका है, 940 या 43 करोड़ का काम है, 45 करोड़ का है। उस प्रक्रिया को पुलिस देखेगी या विभाग देखेगा? पुलिस तो करी देगी, रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ, पुलिस तो करी देगी। जितने भी सवाल अभी तक किए गए, जवाब तो नहीं आया, किसी का जवाब आ जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ जवाब आना चाहिए। पुलिस में ना विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? अरे विभागीय कार्रवाई उस समय क्यों नहीं की गई? अरे ये तो अब है अकूत संपत्ति मिलने की, उस वक्त उसने प्रक्रिया का पालन किए बिना ठेका दे दिया, उस वक्त से विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की गई बता? इसमें देखिए एक चीज और है पूछने वाली, जब FIR लगाई जा रही थी, CBCID की तरफ से FIR लगाई जा रही थी, तो अथॉरिटी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? अथॉरिटी को उसका विरोध करना चाहिए था। हमारे पास प्रमाण है कि अथॉरिटी ने विरोध नहीं किया, मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो सही क्या था? कौन स्वीकृति भुगतान ना हुआ हो, लेकिन भुगतान करने की परिस्थिति तो अनियमित तरीके से पैदा की। भुगतान तो नहीं लेगा कचहरी से जाकर ठेकेदार अपना, उसको कैसे रोक दोगे आप? लेकिन प्रक्रिया अनियमित की, ये सही है गलत है? उसकी तो जांच चल अरे उसकी जांच तो अकूत संपत्ति की जांच कर रहा है, अब हमें भ्रमित मत करिए। आप अकूत संपत्ति की जांच कर रहे हैं जो मिली उसके में, तो उसने जो अब तक जी यहाँ ऐसे ऐसे ठेकेदार काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार को ठेका मिला है, हजारों करोड़ का ठेका मिला है, और 3 कंपनियां बनाई गई हैं। उसी एक ही आदमी की 3 कंपनी है, उसके परिवार के नामों से है। उसे यहाँ से पर्ची दी गई, उसे ही केवल फार्म दिए गए। वहाँ फार्म तो किसी को दिए नहीं जाते हैं। अच्छा आदमी एक बात और पूछ लूंगा, इसके प्रमोशन के का जो है, जो अथॉरिटी के नियम है, उसके अनुसार प्रमोशन है या उसके लिए हमने कमेटी बनाई। हमको यहाँ रहने देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि रात को तू यही सो। कमेटी क्या मतलब है भाई साहब? जितने भी उसके एक बात सुनिए, एक गंदे नंगी आंखों से दिख रहा मुझे, मैं कमेटी बनाकर उसे बचने का रास्ता देना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी नंगी आंखों से दिख रहा। आप अभी भी ईमानदारी बात बताऊँ, जनप्रतिनिधियों के प्रति ईमानदार नहीं है, इतने जनप्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं। इसीलिए मैं बैठा हूँ, इसीलिए मैं आया। हाँ, आप उनके प्रति नहीं आते तो आप राजनीतिक दल के नाते भी, नहीं आते तो हम बुला लेते। ये बात मत करिए हमसे। भारतीय जनता पार्टी की ताकत आप ड्यूटी से अलग काम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब एक बात मैं सब पूछना चाहूंगी। फिर आप इनकी बात को किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, क्या जवाब दे रहे हैं? विभागीय मैंने पूछा कि ठेके में अनियमितता हुई, आप उसे फाइनल रिपोर्ट से पुलिस की जोड़ रहे हैं, उसके लिए विभागीय जांच हमने शुरू नहीं किया तक इंस्टीट्यूट ही नहीं की। एक बात अगर संदेह का लाभ देते हुए पुलिस ने किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, तो भी वो विभागीय कार्रवाई से बच नहीं सकता। सामान्य यही सामान्य होना ही विभागीय कार्रवाई, क्योंकि पुलिस ने विभागीय कार्रवाई क्या हुई, आपकी विभागीय कार्रवाई अलग होगी। एक सेकंड, इसी अथॉरिटी से नीरा यादव है, मैं प्रोसिक्यूटेड है, सजा याफ्ता हूँ। इसी अथॉरिटी से राजीव कुमार है, इसी अथॉरिटी में राकेश बहादुर है, इसी अथॉरिटी में संजीव शरण है, और इसी अथॉरिटी में आगे के जो नाम है वो बता दूं, आज नहीं तो कल पकड़े के बाद तब तक खैर मनाएगी। नाम है सीके अग्रवाल का नाम है, TC गुप्ता का नाम है, अखिलेश सिंह का नाम है, इसका नाम है राजेश प्रकाश का।
और शुक्ला जी आइए जेल में है। पीसीएस होंगे। शुक्ला जी अब जेल नहीं में कर है, सकते, वो क्यों रहे? दिखाएंगे। वो इसकी हमारे रहे नेता का कहना है, आप दिखाएंगे ना, शुक्ला जी या वो उसकी रहे हैं कैसे खाते? आप ये बता दीजिए, फाइल मंगा लीजिए, मैं दिखा दीजिए। जब पुलिस ने जिस केस में फाइनल रिपोर्ट बनाई है उस केस की आप कोई विभागीय जांच नहीं चल रही, नहीं चल रही, मंगाइए फाइल दिखाइए। और चल रही है, हम आपकी बात को बड़ी कर देंगे। तो कितने दिन दिखाइए। अच्छा अब ये जनता के अधिकार प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ना बनी, वो टाइपराइटर ना बना जिसमें छाप सके इसमें जांच नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट कहाँ से आई? अभी इसमें अगर जांच हुई है तो आप फाइल रख दीजिए ना, कहीं ये जांच हुई है। इसी से जुड़िए। मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक बात मैं अभी मैं आरटीआई में दे दूंगा अभी। भाई साहब 1 मिनट में एक बात कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ, लुकआउट, हाँ वो मतलब पुलिस उसके पीछे, और उसी के अचानक एक दिन हम अखबार पढ़ते हैं रीस्टेट हो गया, सारी जांचें वापस हो गई, उसके 1-8 महीने के अंदर अंदर उसको 3 दिन प्राधिकरण का अथॉरिटी सब कुछ पूरा चार्ज दे दिया गया। ये कैसे? 13 मई 2012। जी ये कैसे? ये एक सवाल है। एक चीज है अध्यक्ष जी, जो ये अरे इन सबका मालिक वो है, हमारे नियम अच्छे है, सरकार का इसका भी और दूसरी का भी मालिक वही है। अच्छे अधिकारी दुर्गा नागपाल को तो आपने सस्पेंड कर दिया 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे में दुर्गा नागपाल को सस्पेंड कर दिया। आप उसका सभा खिलाफ बोली साला यहाँ ठेकेदारी कर दिया और उसको 6 दिन बाद सस्पेंड किया। 6 दिन बाद सस्पेंड किया उसको। खाली यादव सिंह नहीं, मैंने कहा था मनोज राय ओएसडी पीसीएस अधिकारी, अध्यक्ष जी। हमारे संगीत सोम जी ने बता दिया, उसका साला यहाँ पर 500 करोड़ की ठेकेदारी कर रहा है। सगा रिश्तेदार नहीं कर सकता, आप जांच करा लीजिए। नहीं कर सकता, नहीं ये आपके संज्ञान में होगा है। ऐसा तो फिर कहाँ फायदा? नोएडा अथॉरिटी जैसे जगह पर बैठे राष्ट्र की भूमिका लाउड स्पीकर से बोले साहब जरा ये तो कोई तरीका नहीं कि माइक को पास कर ले, अपने सुनाई पड़े। चोरी का माल बरामद कर लो और कहते हैं बच्चों भाई अगली चोरी कर, अगली चोरी कर। धनराशि की रिकवरी कर लीजिए। क्या मजबूरी से धनराशि की रिकवरी करके रजिस्ट्रेट किया गया? आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि राजनेताओं का दबाव था, सरकार का दबाव था? अध्यक्ष जी, ये तो प्रक्रिया का कोई पालन नहीं था। अध्यक्ष जी, ना ना, अगर रिकवरी उनसे आपने कर ली और रिकवरी हो गई तो वो तो फुल दोषी हो गए, उन्हें तो रखा ही नहीं जाना चाहिए। घोटालों के हेड जैसे आप क्या दंड दिया गया? दंड की प्रक्रिया प्रचलित, उनको चार्ज अच्छा, ये कोई बात नहीं। उनको चार्ज रजिस्ट्रेट कर दिया क्या होगा? नौकरी का रजिस्ट्रेट क्यों किया? चार्ज नहीं जाना चाहते। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो 6 महीने का इंतजार करते हैं, 6 महीने क्यों लगे? जांच प्रक्रिया का इसका मतलब उसे समय दिया जाना चाहिए और सबूत मिटाइए। कानून के प्रावधान का पालन करें। ऐसी क्या मजबूरी है कि कानून के प्रावधान का पालन मुलजिमों को फायदा पहुंचाने का, जिन्होंने मुलजिम जुर्म एक्सेप्ट कर लिया, पैसा वापस कर दिया। सभी चार्ज टिकट हैं और उनको दंड की प्रक्रिया उन्हें दफ्तर में बुलाकर फाइलों को ठीक करने, कागजों को दुरुस्त करने, गवाहों को तोड़ने का अवसर दिया है चेयरमैन साहब ने। दो चीजों की दो अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर उसमें चार्जशीट लगेगी विधि विभागीय कार्रवाइयों में। पहले उसको अभी तक कितने प्रमोशन हुए, जो नियमों के अंतर्गत हुए नहीं हुए, प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए वो कमेटी बनी क्योंकि अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर उसे चार्जशीट मिली जो विभागीय कार्रवाई को प्रचलित है। दूसरा जो उसकी कोई कंपनियां थी उसमें अगर कोई अलॉटमेंट हुआ है तो उसके बारे में भी छानबीन करके कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर सर उसी विभागीय कार्रवाई चले, उसमें चार्जशीट उसको आरोप पत्र उसमें तो कुछ चीजें तो कमेटी के मेंबर कौन है, वो चार्जशीटेड पहले से है किसी न किसी मामले में या नहीं है? एजेंडा क्या है? एजेंडा जितनी भी आगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब आइए फाइल मंगा लो। कमेटी ने फोन मीटिंग है, उनकी फाइल तो मंगा लीजिए। क्या है पहले कमेटी बात का जवाब कमेटी का 2 टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। एक उसके बारे में जांच करके कमेटी अपनी रिपोर्ट, जिसके आधार पर उसे चार्जशीट मिलेगी। अगर कोई अनियमित तरीके से उसका प्रमोशन या उस समय उसकी अर्हता नहीं थी तो उसके बारे में चार्जशीट प्रमोशन देखिए, नोएडा जब स्थापित हुआ था
तो बंगलौर, पूना और गुड़गांव बनेगा, नौजवानों के लिए कुछ नौकरी के अवसर देगा, कुछ सम्मान का अवसर देगा, इसके लिए बना था। ये चरागा बन गया राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का और अफसरों का, ब्यूरोक्रेट्स का। बसपा और सपा ने किया सारा काम, और नेता और यहाँ के अधिकारी उनकी कृपा पर आए और कृपा से उन्नत होते रहे। उन्हीं का एजेंडा अगला निवेदन हमारी बात है, सब आपके सामने आ गई। 1 हफ्ते का समय सारी फाइलों को दिखाने का हम आपको देना, आप स्वीकार करिए। 1 हफ्ते बाद हमारी कमेटी आएगी, वो फाइलें देखेगी। जो अधिकारी करते हैं अथॉरिटी की जिम्मेदारी तो है। एसडीएम बाहर बैठा लूट रहा है, और ये जिम्मेदारी तो अथॉरिटी की है। एनडीए से पूछा जाता है, एनओसी एनओसी आप लोग देते होंगे, आप लोग दी है। एनओसी एक बात के लिए देती है, लेकिन जब केस लगता है तो अथॉरिटी उसका विरोध करती है। तो किया क्या उनका किया जिनकी 143 हुई? वो लीगल तरीके से विरोध होगा जब कोर्ट में लगता है। क्या कोर्ट में कुछ केस आपने किया? मैं ये पूछा अथॉरिटी ने क्या कुछ केस किया? हर केस में अथॉरिटी मेरी जानकारी में कहो तो मैं अभी बाहर से फाइल मंगा के दिखा दूं, जितनी 143 हुई है किसी में विरोध नहीं हुआ अभी तक। 5 को विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आएगा, जितने प्रश्न हमने उपस्थित किए उन सबकी फाइलें चाहिए। हम आपके सामने बैठ के देखेंगे, और देखने के बाद जितने कागज हमें जरूरत पड़ेंगे उसी पर आपको हम पोस्टर लगा के देंगे, हम पार्टी में उनका फोटो कापी देंगे। और उसके बाद एक बात हम आपके सामने बड़ा स्पष्ट करेंगे कि ये मत सोचो कि अब भ्रष्टाचार को दबा दी जाएगा। वो पिछली सरकार में था, दिल्ली में बैठा नरेंद्र मोदी, उसने कह दिया ना खाऊंगा ना खाऊंगा। तो आप ये मान के चलिए, हम भी उसी के सिपाही हैं, नया खाने देंगे और पिछले खाए हुए मामलों को उजागर करके जेल के शीशे के पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। सहमत हो?